हाँ, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स का बचा हुआ है, दैट इज फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है। अब हेलोजन एक्सचेंज में आप लोगों से पूछना चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हैं हम किसके लिए हेलोजन एक्सचेंज वाला मेथड यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट। स्क्रीन आपको विजिबल है ना प्रॉपर तरीके से, है ना? बता, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट वी विल यूज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? जनरली फ्लोरो कंपाउंड्स एंड आयोडो कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि ये दोनों उतना आसानी से नहीं बन रहे थे, है ना? फ्लोरीन का कंपाउंड उतना आसानी से नहीं बन पाता है, और किसका कंपाउंड नहीं बन पाता? आयोडीन का कंपाउंड नहीं बन पाता। तो हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड को एक्सचेंज कर देते हैं विद क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसमें दो रिएक्शंस हैं। एक फिंकलिस्टन रिएक्शन है। क्या है फिंकलिस्टन रिएक्शन? फिंकलिस्टन रिएक्शन किसके लिए है वैसे? फिंकलिस्टन रिएक्शन इज द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो कंपाउंड्स। इसमें क्या रहता है, आप लोगों के पास में कोई भी एक आर एक्स रहेगा, उसका हम एक Na से रिएक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ द प्रोसेस इज एसीटोन। और आप लोगों को रिएक्शन इज सिंपल, आपको Na प्लस आई माइनस में टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। Na और X निकल जाएगा और क्या बना लेगा, ये Ri बना लेगा, और NaX निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। ये X जो है ना, दिस कैन बी Cl और Br। ये Cl हो सकता है और ये Br हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी Cl और इट कैन बी Br। Cl Br दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। अब इसमें एसीटोन को यूज करने का लॉजिक क्या है? वाई डू वी यूज एसीटोन, अगर आप लोगों से पूछते हैं तो हम लोग इसमें एसीटोन क्यों यूज करते हैं, तो उसकी दो वजह। देखो, यहाँ पे जो NaX होगा ना, ये क्या होगा? ये NaCl हो सकता है। with this NaX can be NaCl और इट कैन बी NaBr। दोनों में से कोई ना कोई रहेगा ना, NaCl भी हो सकता है, NaBr हो सकता है। एंड दीज टू आर insoluble इन एसीटोन। ये कैसे होते हैं? एसीटोन में घुलते नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन होगा, ये बनेगा, ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा बाहर? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हम लोग एक प्रोसेस, जो आप लोगों को अगर याद हो, आपको ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल क्लास 11 में पढ़ते थे कि अगर प्रोडक्ट के अमाउंट को कम कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो किधर जाएगा? इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता रहता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है, और रिएक्शन जो है ओवरऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है बाय यूजिंग ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल। और ज्यादा इसका कुछ नहीं था, इतना ही है। दूसरा रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन है, आपको नेम रिएक्शन की तरह याद रखना है, दैट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन जो है, इट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो कंपाउंड्स। ये भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, RX का रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी जो फ्लोरीन को आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। जैसे हम लोगों के पास में क्या होगा, वील हैव RX, वी कैन मेड इट टू रिएक्ट विद Ag। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी बॉन्ड सेम तरीके से टूटेगा, ये टूटेगा माइनस, ये प्लस, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, क्या बन जाएगा? इट विल गिव यू RF, प्लस क्या निकल जाएगा? AgX निकल जाएगा। ठीक है, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे था। दिस X कैन बी Cl और Br। ठीक है, हम इस AgF की जगह पे हम लोग AgF यूज कर सकते थे। AgF के अलावा हम लोग Hg2F2, ये कंपाउंड है, वो भी यूज कर सकते थे। वी हैव अ कंपाउंड COF2, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। वी हैव अ कंपाउंड SbF3, है ना? ये सारा हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड क्लोरीन। इनमें से कोई भी यूज कर सकते थे, द रिएक्शन विल हैपन इन द सेम वे। तो ये नेम रिएक्शंस हैं। आपको एक रिएक्शन याद रखना है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। याद कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। दो कंपाउंड्स हम लोग रिप्लेस करने के लिए बनाते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन। याद रखिएगा, हम फ्लोरीन, पिंक लिस्टिन में फ्लोरीन है ना, तो ऐसे याद रखिएगा थोड़ा सा दिमाग में बैठा के, कि पिंक लिस्टिन में फ्लोरीन कंपाउंड नहीं बन रहा था, दूसरे वाले रिएक्शन में बन रहा था। पिंक लिस्टिन में नहीं बन रहा था। थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एफ में एफ वाला नहीं बनता है, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं, ज्यादा इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। इतना ही आपको पिंक लिस्टिन और स्वाड रिएक्शन से समझते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। हेलो एल्केन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यही कॉमन प्रिपरेशन आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब बात ये करेंगे हेलोअरीन्स की। हेलोअरीन्स का, हेलोअरीन्स होते क्या है? बेंजीन के ऊपर अगर एक्स लगा हुआ है तो,
इनको हम लोग हेलोरेंस कहते हैं। ठीक है। इनके प्रिपरेशन के दो तरीके हैं। सबसे पहला है फ्रॉम टॉलिन। टॉलिन याद है तुम लोगों को क्या होता है? टॉलिन कंपाउंड क्या है? टॉलिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप का होना। तो टॉलिन से हम लोग कैसे कराते हैं? टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। इसका ना हम लोग क्या करवा लेते हैं, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या फिर हम लोग करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 भी यूज कर सकते थे। इन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाकर ऐड हो जाता है, क्योंकि CH3 एक ऐसा ग्रुप होता है। CH3 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो हम लोगों ने ग्रुप्स आप लोगों को लिखे थे ना, +M और -M, तो जो +M और +H वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। हालांकि एक वजह है, उसकी हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते। हम लोग जब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाके ऐड होगा सर? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। CH3 है, एक Cl लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो क्लोरोटोलिन बनेगा, और एक बनेगा पैरा क्लोरोटोलिन। ठीक है। बेसिक रिएक्शन है इसमें। पैरा प्रोडक्ट जो है वो इन जनरल मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट इज इन जनरल माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। जिनको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्लास 11 से याद है उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि ऑर्थो पैरा दो प्रोडक्ट हम लोगों को इसमें बनने वाले हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, और वो रिएक्शन बहुत यूजफुल है। दूसरा रिएक्शन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या हम इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन को मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिएक्शंस जो हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना होता है। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर लगा होता है N2Cl। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? N2Cl लगा रहता है। ठीक है। क्या लगा है बेंजीन के ऊपर? N2Cl। ये जो कंपाउंड है ना वो अपने आप में अनस्टेबल होता है। मतलब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, इट इज क्वाइट अनस्टेबल। जैसे इसको थोड़ा बहुत भी हम लोग हीट कर देते हैं ना, इसको थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो इसमें से N2 निकल के भाग जाता है। ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल कंपाउंड है। रिप्लेसमेंट ऑफ N2NCl कैन बी डन वेरी वेरी इजीली। पहले हम ये समझेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। ठीक है। इट इज स्टेबल एट अ टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस ओनली। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और उसके नीचे जो टेम्परेचर है ना उस पर ये एग्जिस्ट करता है। उसको जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बहुत जल्दी से डिकम्पोज छूट जाता है। N2 इसमें से निकल के भाग जाता है। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रखा हुआ है। अगर नाइट्रोजन गैस बन के निकलने के लिए भागने को रेडी है यहाँ से, तो तुरंत निकल के भाग जाता है ये। ठीक है। इसको हम बनाते कैसे हैं उस सेक्शन को मैं डिस्कस करूंगा। इसको हम बनाते हैं फ्रॉम एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2 + HCl से। फॉर बैलेंसिंग पर्पस वी नीड 2HCl। ठीक है। इसको हम लोग हीट करते हैं। इट इज फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करता है। इसको इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी अगर मिलेगा तो भी टूट जाता है। डार्क में इसको प्रिपेयर करते हैं, और वी यूज ईथर एज ए सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं? ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज N2Cl। बेंजीन एंड डाइनोक्लेट बनेगा N2Cl। ठीक है। प्लस NaCl प्लस H2O निकल जाता है। 2 मोल्स ऑफ H2O। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। क्या क्या कंडीशन से बना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, डार्क और ईथर। इस रिएक्शन को आप फिलहाल के लिए ऐसे ही याद रख लेना जैसे रिएक्शन अभी लिखा गया है। ठीक है। NH2 NaNO2 + HCl। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लीजिए, एक एन इधर एक एन इधर, N2 एक Cl यहाँ से आ गया तो N2Cl बन गया। Na और एक Cl मिलके क्या निकल गया? सॉरी, NaCl निकल गया। दो हाइड्रोजन चार और दो ऑक्सीजन मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है। फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं। हालांकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। बोर्ड लेवल पे आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखना। लेकिन रिएक्शन इज वेरी वेरी वेरी, जितना आप लोग वेरी लगा सकते हो ना उतना ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है। मतलब N2Cl को लेके क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल काम है कि आपका एग्जाम हो और N2Cl का उसमें क्वेश्चन है, चाहे वो IIT का एग्जाम है, चाहे वो नीट का एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम।
हाइड्रोनियम सॉल्ट को लेके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर साल पूछा जाता है। मतलब इसका यूज बहुत सारी जगह पे है, इसलिए इसको पूछते हैं। अभी हम लोगों को इससे क्या करना है, हमें इससे बनाना है क्लोरो कंपाउंड, ब्रोमो कंपाउंड, फ्लोरो कंपाउंड। देखो, अगर N2Cl आप लोगों के पास में है, अगर इसको आप लोग हीट कर देते हैं कॉपर और HCl की प्रेजेंस में, या फिर कॉपर और HBr की प्रेजेंस में, ठीक है, इसको आपने हीट किया कॉपर HCl या कॉपर HBr की प्रेजेंस में, क्या कर दिया, इसको आप लोगों ने हीट कर दिया। हीट करने से कौन निकल के भागता है, सबसे पहले N2 निकल के भागता है। यहाँ से जो H प्लस है ना, वो ये वाले Cl माइनस से कंबाइन करके क्या निकालेगा, HCl। यहाँ पे भी सेम होगा, N2, यहाँ का जो H प्लस है वो Cl माइनस से कंबाइन करके क्या निकालेगा, Cl। समझ आ रहा है। इधर कौन जाके चिपक जाएगा बेंजीन रिंग पे, Cl जाके चिपक जाएगा तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ पे जाके कौन चिपक जाएगा बेंजीन पे, Br, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। समझ आया रिएक्शन कैसे हुआ। तो अगर Cu और HCl रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन, CuHBr रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन एक और तरीके से किया जा सकता था, द सेम रिएक्शन कैन हैपन इन दिस वे ऑल्सो। हम लोगों के पास में क्या है, N2Cl। हम लोग यहाँ पे हमने कॉपर यूज किया ना, Cu और HCl, हम लोग अगर CuCl HCl यूज कर ले, और क्या यूज कर सकते थे, वी कुड यूज CuBr एंड HBr। हम लोग क्या यूज कर सकते थे, वी कुड यूज CuBr एंड HBr, और फिर से हीट कर सकते थे। ठीक है। अगर हमने CuCl HCl लिया तो भी सेम रिएक्शन होता है। अगर आप इसको हीट करेंगे, यहाँ से H प्लस जाएगा, सबसे पहले हीट करेंगे तो कौन निकल के भागेगा, N2, और साथ में कौन निकलेगा, HCl। यहाँ पे भी कौन निकलेगा, N2, और साथ में कौन निकलेगा, HCl। यहाँ पे जाके कौन चिपक जाएगा बेंजीन पे, Cl, तो यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे कौन जाके चिपक जाएगा, Br, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। सर दो बार क्यों लिख दिया रिएक्शन को, तो इतना अंतर है कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, मेटल। इस रिएक्शन में हमने क्या यूज किया है, कॉपर का मेटल यूज किया है। इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या यूज किया है, कॉपर का सॉल्ट यूज किया है। तो इसको दो अलग अलग लोगों ने परफॉर्म किया था। एक भाई साहब ने परफॉर्म किया कि हम कॉपर का सॉल्ट लेके परफॉर्म करके देखते हैं, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बना। एक भाई साहब ने परफॉर्म किया, उन्होंने क्या देखा कि हम लोग सिर्फ मेटल यूज करके देख लेते हैं, उन्होंने मेटल यूज करके देखा तो भी प्रोडक्ट बन गया। तो जब हम लोग मेटल यूज करते हैं ना, तो इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, सैंडमेयर रिएक्शन। M4 मेटल, M4 सैंडमेयर, ऐसे करके याद कर लेना। थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। जब हम लोग मेटल यूज करते हैं, जब हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, वी कॉल इट सैंडमेयर। ठीक है, एस से सैंडमेयर, एस फोर सॉल्ट, ऐसे एक फर्स्ट लेटर से आपको याद रखना है, सॉल्ट से सैंडमेयर। ठीक है। जब हम लोग मेटल यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल से मैन याद रख लेना, इसलिए इस वाले पार्ट को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बस। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वी कॉल इट गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन कब यूज करते हैं, कहते हैं जब हम लोग मेटल यूज करते हैं, तो मैन से मेटल याद कर लेना। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, है ना। अभी देखो, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था ना, तो मुझे सॉल्ट से एस याद था, तो मुझे ये रिएक्शन याद हो गया, नहीं मैं भी भूल जाता, तो आप लोग तो भूल ही जाओगे, सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। तो मेटल से गटरमैन हो जाएगा, और सैंडमेयर से, सॉल्ट से सैंडमेयर हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गया सभी लोगों को, आया ना, सभी लोगों को क्लियर है ना इतना। अब इससे हम लोगों को अगर आयोडो बेंजीन बनाना है तो वो रिएक्शन आसान है। अगर आपको आयोडो बेंजीन बनाना है तो वी हैव N2Cl। इसको आप अगर KI की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, किसके प्रेजेंस में, KI, पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया अगर जाएगा, तो इट विल गिव यू, इसको हीट करने से कौन निकल के भागेगा, N2। K और Cl मिलके क्या बना लेंगे सर, KCl। कौन जाके चिपक जाएगा अभी, आयोडीन, तो क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। अगर आपको इससे फ्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, तो N2Cl को यू हैव टू हीट इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4। इसकी प्रेजेंस में हीट कर दीजिए। HbF4 क्या होता है, आप मुझे इसके बारे में बताइए, चलिए। HbF4 इज H प्लस BF4 माइनस। और ये BF4 माइनस क्या होता है, BF4 माइनस इज BF3 प्लस F माइनस। तो इसमें से क्या क्या निकलेगा वो देखिए, सबसे पहले हीट करने से कौन निकल के भागता है, N2। ये वाला H प्लस और ये वाला Cl माइनस मिलके कौन निकल के भागेगा, HCl। BF
HHBF4 में से साथ में क्या निकल जाएगा, BF3। और कौन जाके चिपक जाएगा बेंजीन पे, फ्लोरो बेंजीन के लिए F बचा अकेला, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बना वो समझ में आया। आयोडो बेंजीन बना वो कैसे समझ में आया। क्लोरो और ब्रोमो बनाने के दो तरीके हैं। वी कैन हैव अ सैंडमैन रिएक्शन एंड वी कैन हैव अ गटरमैन रिएक्शन। ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस। ये दो ही प्रिपरेशन आप लोगों के सिलेबस में है हेलोरेंस के, इसके ज्यादा कुछ और नहीं है। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। सो वी हैव ओनली दीज टू रिएक्शंस, आपको इसको परफॉर्म प्रिपेयर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कर लेना। ठीक है। फिर हम लोग बातें करेंगे इनके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन हेलो। प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करने को सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ना मैं एक बार अभी डिस्कस जैसे करूंगा, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट सेम तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होंगे। और जितना अभी डिस्कस करेंगे ना उतना ही फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को बाकी चैप्टर्स में भी डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने को सबसे पहले क्या हम लोगों के पास इनका सबसे पहले डिस्कस करते हैं, चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अगर हम लोग इनको हाइड्रोकार्बन से डिस्कस करते हैं, इफ यू कंपेयर देम विद हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से हैलोजन कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा रहता है। क्यों रहता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, उनमें तो कोई पोलरिटी होती नहीं है। और ये कैसे होते हैं, दे आर पोलर। इनके पास क्या होता है, इनके पास पोलर बॉन्ड होता है। तो ड्यू टू द पोलर बॉन्ड, भाई जो RX का बॉन्ड होगा, RX, ये वाले बॉन्ड को थोड़ा सोचते हैं। RX बॉन्ड में X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, इस पे कैसा आएगा, प्लस। तो दो पोल्स जनरेट हो गए ना, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ऐसा बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट पोलर बॉन्ड। और पोलरिटी की वजह से चार्ज अगर जनरेट हो गया तो अट्रैक्शंस कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, सिंपली बढ़ जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सेम मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। बात समझ में, जैसे आप लोगों को कंपेयर करना पड़े CH3 CH3 को। अब बोले हमारे पास में एक H को हटा के हमने Cl लगा दिया, CH3 CH2 Cl, तो किसका होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दैट इज पोलर, उसके अंदर पोलरिटी ज्यादा है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम लोग हेलोजेंस में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग किस में बात करें सर, हेलोजेंस में, तो हेलोजेंस में जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास। अगर मास इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास। इसका मतलब अगर फ्लोरो कंपाउंड्स की बात करेंगे, उनसे ज्यादा होगा किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्लोरो कंपाउंड का, उनसे ज्यादा होगा ब्रोमो कंपाउंड का, उनसे ज्यादा होगा आयोडो कंपाउंड। भाई फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज करता है ना। और जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में CH3F है, उससे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, CH3Cl का। उससे ज्यादा होता है किसका, CH3Br का। और उससे ज्यादा होता है किसका, CH3I का। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोगों के पास में एक ही टाइप के हैं, अगर हमारे पास में सारे कंपाउंड्स ऐसे एक ही टाइप के हैं, मतलब फ्लोरो कंपाउंड्स हैं या क्लोरो कंपाउंड्स ऐसे हैं, तो द मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। हालांकि इस पॉइंट को ना आप ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट कर सकते हो, ये वाला जो पॉइंट मैंने दिया है, मास। अब भाई देखो कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज करेगा ना, ये सुनो। अगर कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो मास इंक्रीज करेगा। अगर कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा। और मास अगर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे कि इनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, आपके पास में है CH3Cl, आपके पास में है CH3 CH2 Cl,
हमारे पास में CH3 CH2 CH2Cl। बताओ किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बोलेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें कम कार्बन एटम है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कार्बन एटम इंक्रीज होते जा रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेके, वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग हो जाती है, अगर ब्रांचिंग हो जाती है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग होने से क्या हो जाता है, कोई आंसर करेगा। ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ब्रांचिंग करने पे क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शंस डिक्रीजेस। जो इंटरेक्शन करने के एक्सटेंट होंगे वो क्या कर जाएंगे सर, वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस तो द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है ऑन ब्रांचिंग। ठीक है। क्योंकि ऑन ब्रांचिंग होता है क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, जिसकी वजह से इंटरेक्शंस डिक्रीजेस। समझ आया सब लोगों को। सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, इंटरेक्शंस डिक्रीज कर जाएंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे मैं कंपाउंड लिखता हूँ। वी हैव CH3 CH2 CH2 CH2Cl। दूसरा कंपाउंड हमारे पास में है CH3 CH2CH CH3Cl। एक और कंपाउंड है CH3C CH3CH3Cl। ठीक है। अभी आप खुद से सोच के देखो, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है ना। अगर इसका आप शेप देखेंगे ना तो एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप होगा अगर 3D में बात करोगे तो। और ये कैसा हो जाएगा, स्पेरिकल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने पे सरफेस एरिया कैसा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा सर, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, क्लियर है ना सबको। तो सरफेस एरिया ऑन ब्रांचिंग क्या होता है, कार्बन एटम इंक्रीज करने से क्या होता है, हेलोजेंस के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजेंस इंक्रीज करेंगे तो भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्योंकि मास इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा अब हम लोग हेलो अरेंज की बात करें। हेलो अरेंज की बात मैं करूं तो बाकी ऑर्डर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूटेड हेलो अरेंज के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपसे पूछे कि हमारे पास में एक ऑर्थो डाइक्लोरो है, एक मेटा डाइक्लोरो है, और एक पैरा डाइक्लोरो है। ठीक है। देखो इसमें ना आप ध्यान से समझना, दो फैक्टर्स होते हैं जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स में कौन से दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है डाइपोल मूवमेंट, और दूसरा फैक्टर होता है उसका सिमेट्री। ठीक है। क्या होता है, पहला फैक्टर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, और दूसरा क्या होता है, सिमेट्री। दोनों ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन डाइपोल मूवमेंट इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड सिमेट्री इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर। भाई देखो कोई स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो पैकिंग उसकी अच्छी होगी। पैकिंग कब होती है, लिक्विड में पैकिंग होती है क्या। लिक्विड में पैकिंग कैसे हो जाएगी भाई, लिक्विड में तो पार्टिकल्स रैंडम मोशन में कहीं कहीं घूम रहा होता है, तो उसमें तो पैकिंग से कोई मतलब नहीं। तो लिक्विड स्टेट में अगर कोई चीज आ गया ना तो सिमेट्री मायने रखती है, पर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा। डाइपोल मोमेंट मतलब उस पार्टिकल्स में पोलरिटी कितनी ज्यादा है। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों सीएल एक ही तरफ खींच रहे हैं। रेड पेन दिख जाएगा क्या, इससे बनाता हूँ।
दोनों एक ही तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इधर उधर खींच रहे हैं, और यहाँ पे आमने सामने खींच रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा इसका। कौन से वाले का? पैरा वाले का। सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो का। तो जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखता हूँ। जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा। पैराबादी किस वजह से मार जाता है? क्योंकि उसमें सिमेट्री ज्यादा है। लेकिन मेजर डिसाइडिंग किस वजह से हो जाती है? डाइपोल मूवमेंट की वजह से। ये हमने आंसर किया बाई द कंबाइंड फैक्टर ऑफ बोथ। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट इज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछता मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता, तो मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा हो जाती कहानी। कौन होता सबसे ज्यादा? पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा। तो फिर ये ऑर्डर आता। मेटा तो कम ही है। ठीक है, क्योंकि ना तो उसमें सिमेट्री उतनी ज्यादा है, ना उसमें पोलरिटी उतनी ज्यादा है। मतलब वो ना इधर का हो पाया ना उधर का हो पाया। इस वजह से वो तो बाजी मार ही नहीं सकता। बॉइलिंग पॉइंट में क्योंकि ऑर्थो के अंदर डाइपोल बहुत ज्यादा था, और मेल्टिंग पॉइंट में पैरा के अंदर सिमेट्री बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये ऑर्डर्स आपको याद रखने पड़ेंगे इन दोनों, इनमें हम लोगों को अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बातें करनी है तो। ठीक है, समझ आ गया। एक फैक्टर और रहता है सॉलिबिलिटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा फैक्टर है सॉलिबिलिटी की। अगर मैं बात करूं सॉलिबिलिटी पे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ। देखो, अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो हैलोजन कंपाउंड्स दे आर, आई वुड से हेलो एल्केन्स आर sparingly soluble in water। sparingly soluble in water, बहुत कम घुलते हैं। sparingly मतलब क्या होता है? ना के बराबर, बहुत कम। बहुत कम घुलते हैं सर ये। इसकी वजह क्या है? ऑल दो आर एक्स बॉन्ड इज पोलर। अभी बात की थी आप लोगों से, यहाँ पे चार्ज माइनस होता है, यहाँ पे चार्ज प्लस होता है। ये बॉन्ड कैसा है? जब पोलर बॉन्ड। और सबने पढ़ा है कौन सा स्टेटमेंट? लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, सबने पढ़ा ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर किस में घुल जाएगा? पोलर में। नॉन पोलर किस में घुल जाएगा? नॉन पोलर में। फिर भी नहीं घुल रहे। तो सॉलिबिलिटी के लिए ना, लाइट डिजॉल्व लाइक इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। वो अकेला क्राइटेरिया नहीं होता जो ये बता सकता है कि किस में सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी और किस में सॉलिबिलिटी कम होगी। फिर कौन सा फैक्टर होता है? देखो, जब आप किसी चीज को घोल रहे होते हो ना, तो उसमें दो चीजें काम करती हैं। दो तरीके के इंट्रेक्शंस होते हैं। जैसे आपने आर एक्स को ऐड किया, ध्यान से समझ। एक आर एक्स मॉलिक्यूल था, दूसरा आर एक्स मॉलिक्यूल था। इनके बीच में एक अट्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन का फोर्स है। जब इसको वाटर के अंदर ऐड करोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ में इंटरेक्ट करेगा। जब इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा? कुछ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जिस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी बोलो या एंथैल्पी बोल लो, चलो। तुम लोग ज्यादा पढ़ गए हो अभी तो एंथैल्पी बुला सकते हो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन एनर्जी या फिर हाइड्रोजन एंथैल्पी इसको बुलाते हैं। ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, यही एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आता है। अगर ये एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ पाएगा तो घुल जाएगा। अगर ये एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा तो नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? तो इसको ना एक्चुअल में ये कहते थे, घुलने का एक क्राइटेरिया होता था कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी। तो घुलता था। लेटेस्ट एनर्जी भाई, लेटेस्ट को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिएगी, जिसको हम लोग कहते थे लेटेस्ट एंथैल्पी। तो ये था सच्चा तरीका। ये था हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? हाइड्रेशन एंथैल्पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेटेस्ट एंथैल्पी, तो घुल जाएगा। अदरवाइज नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी लेस इन केस ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स।
हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस, which is not sufficient to break intermolecular force between halogen compound molecules। ठीक है, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के फोर्स को ये तोड़ नहीं पाता है, सो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो ये सब मुझे ना इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अब जब कभी तुम्हें ऐसा लगे ना कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो सोच लेना कि उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा होगा, इसलिए उसको डिस्कस करना पड़ रहा है। और अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो तुमको बोर्ड कल को पूछ भी सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? तो हैलोजन कंपाउंड्स कैसे रहते हैं सर? दे आर वेरी मच लेस सॉल्युबल, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो सफिशियंट नहीं होता कि बॉन्ड को तोड़ सके, इस वजह से दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, बहुत कम घुलते हैं। ठीक है। दूसरा भाई, इसी वजह से जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, लाइक बेंजीन में घुल जाएंगे। ठीक है, CS2 में घुल जाएंगे, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं इसको, पॉपुलर सॉल्वेंट है। सी HCl3 क्लोरोफॉर्म या CCl4 इसमें घुल जाएंगे। ठीक है, एक्सेट्रा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में उतना आसानी से नहीं घुलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, और सॉल्विटी के बारे में कि ये कहाँ घुल पाते हैं, कहाँ पे नहीं घुल पाते, और वाटर में क्यों नहीं घुल सकते हैं। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बचा हुआ पूरा चैप्टर किसको डिस्कस करने में जाएगा सर? विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। हम लोग सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में तीन तरीके के इनके रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल। तीन तरीके से रिएक्शन पढ़ेंगे, वो लिख देता हूँ चलो। रिएक्शन विद मेटल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा रिएक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 रिएक्शन आएगा। और तीसरा रिएक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑल दो ये रिएक्शंस अगर आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास याद है ना, तो हमने वहाँ पढ़े हुए हैं। मेटल का रिएक्शन भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन भी पढ़ा हुआ है। और वही एग्जाम्पल सब काम आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए कहते थे 11th में पढ़ लो। लेकिन तुम लोगों को तो पढ़ना ही नहीं था। रिएक्शन विद मेटल। हाँ, अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो तुम लोगों के मुंह मुंह बना रहे होगे, उधर बैठ के हैं तो सर ऐसे कह रहे हैं। क्यों सर, सारिका पढ़ते थे 11th में? जान भी पड़ती थी बस, और कोई नहीं पढ़ता था। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के साथ में रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। उसमें सबसे पहला रिएक्शन है विद सोडियम। किसी को याद है सोडियम के साथ का रिएक्शन? चलो, किसी को याद है तो नाम बताओ। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरली वी कॉल इट वुड्स रिएक्शन। अब तो समझ में याद आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा कुछ वुड्स रिएक्शन के बारे में याद। क्या रहता था रिएक्शन में बताओ? हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, मैकेनिज्म बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूछा नहीं जाता। क्या करते थे? 2 मोल्स ऑफ RX लेते थे और 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर। इतना ट्राई ईथर इज द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है। रिएक्शन में क्या बनता था? RR, और प्लस में क्या निकल जाता था? 2 मोल्स ऑफ NaX निकल जाता था।
तो रिएक्शन को शॉर्टकट में ऐसे लिख देते, RX, दो Na लिख दिया, एक RX को इधर से लिख दिया, और हमने NaX निकाल दिया। ठीक है, RR को आपस में जोड़ दिया। जैसे आप लोगों के पास में क्या होता, यू आर हैविंग CH3Cl, इसका आपने 2 मोल्स ऑफ Na से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताओ क्या बनेगा। तो आप बोलते हैं क्या बन जाता, CH3 में कन्वर्ट हो जाता, और 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल जाता। ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना है, रिएक्शन पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछने वाला, नेम रिएक्शन है इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इसको हम थोड़ा बहुत जब कन्वर्जन्स यूज करेंगे तो करेंगे, अभी कन्वर्जन में करवाने वाला हूँ इस पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा सर, CH3 डबल हो जाएगा। ऑर्गेनिक में बैलेंस करने का उतना ज़रूरत नहीं होता। आप सोच रहे हो कि सर को बैलेंसिंग करना नहीं आता इसलिए बैलेंस नहीं किया, ऐसा नहीं है सर, है ना, मुझे आता है। फिर भी नहीं किया, देखो CH3 बन गया, ये डबल हो गए CH3 CH2 बन गया, ठीक है। समझ रहे ना, तो रिएक्शन ऑफ सोडियम इतना ही है, वुड रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता, देखो बेंजीन होता ना, बेंजीन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होता, इसमें भी अगर आप लोग सोडियम से रिएक्शन करवाते ना 2 मोल Na से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये भी डबल हो जाता। मतलब डबल हो जाता मतलब आपस में जुड़ जाता। ये ऐसे जुड़ जाता, देखो बेंजीन है, ये दूसरे बेंजीन से जुड़ जाता है। इस भाई साहब को क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट बना है, कोई इसका नाम बताएगा, व्हाट डू वी कॉल इट, क्या बुलाते हैं इसको, बताओ सर। इसको बुलाते हैं डाईफिनाइल, या फिर इसको बाईफिनाइल भी बुला सकते हैं। डाईफिनाइल या बाईफिनाइल बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग, एन नहीं है सर, फिटिंग नहीं, फिटिग, FITTIG, इसको हम लोग कहते हैं फिटिग रिएक्शन। तो ये फिटिग ने करवाई थी फिटिग रिएक्शन, वुर्ज ने करवाई वुर्ज रिएक्शन, तुम करवा देते तो हाँ, ऐसे चिंक की रिएक्शन बन जाता। चलो, देखो क्या होगा, अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन और अगर हमने इसका रिएक्शन RCl से करवा दिया, जैसे मान लो CH3Cl से, तो भी रिएक्शन हो सकता था क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हो सकता था, नहीं हो सकता था, तो हो जाता, देखो एक Cl दूसरा Cl, दो Na लेके भाग जाएगा, Na क्या करता है, Cl लेके भाग जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कहीं Na दिखे तो उसके साथ में, उसके सामने Cl लेके नहीं जाना बस, तो क्या बनेगा, NaCl बन गया। बेंजीन के ऊपर CH3 आके ये आपस में आगे चिपक गए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, टॉलिन। क्या कहते हैं इसको, वी कॉल इट टॉलिन। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, देखो ये वाला भाई साहब किसका है, वुर्ज का, और ये किसका है, फिटिक का। तो अगर किसी एक का नाम ले देंगे तो फिर नाराज हो जाएगा, इसलिए दोनों का नाम देना पड़ेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन से इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कोई काम के उतने नहीं है, डायरेक्टली आपसे कल को पूछने लगे व्हाट इज वुर्ज फिटिक रिएक्शन, तो आप लिख सको। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, वुर्ज रिएक्शन क्या रहता है, फिटिक रिएक्शन क्या रहता है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन क्या रहता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आपसे पूछे कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन है मीथेन इंटू इथेन, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे मीथेन इंटू इथेन करना है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि हमारे पास में है प्रोपीन इंटू 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये ना मैं बहुत आसान आसान क्वेश्चंस लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस अभी हुए नहीं हैं। तीसरा आपसे पूछे प्रोपीन इंटू 1 ब्रोमो प्रोपेन। चौथा रिएक्शन आपसे पूछने लगे, क्या क्या पढ़ा दिया, चौथा रिएक्शन आपसे पूछने लगे कन्वर्ट एनिलीन इंटू
आयोडोबेंजीन। ये चार क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। देखो आपको ना जब कभी भी कन्वर्जेंस करना होता है यू हैव टू डू द रिवर्स थिंकिंग। हालांकि अभी तो जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो डायरेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस अभी हुए नहीं। जितना रिएक्शंस अभी तक हुआ है उन पे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कन्वर्जेंस करा रहा हूँ। ठीक है। और पहला वाला आंसर्स करते हैं, मीथेन इंटू इथेन। देखो पूछना कैसे होगा, राइट मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4। और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, CH3 में कन्वर्ट करना है। अब रिवर्स थिंकिंग कैसे करनी होती है, आपको ये सोचना होता है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो आपसे मैं बोलूं, आप बोलेंगे सर इसको हम ना CH3Cl से तो बना देते। अगर आप CH3Cl दे देते ना हमें CH3 की जगह पे, तो बना देते। कैसे करते, इसका हम ना ट्राई सोडियम की ये साथ में रिएक्शन करवा लेते ड्राई ईथर से। कौन सी रिएक्शन, वो रिएक्शन। ऐसा तो सोच सकते हैं ना कि सर आप मीथेन मत दो, ये दे दो हमें, तो हम बना लेंगे। हमें तुमसे पूछूं कि क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये बोल सकते हो कि हाँ सर इसको तो कर लेंगे इसमें कन्वर्ट। कैसे, इसका तो हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बस यही हो गया कन्वर्जन। ऐसे ही करना होता है। रिवर्स थिंकिंग, जो आप कन्वर्ट कर सकते हो उससे बनाओ, फिर सोचो इसको आप कैसे बना सकते हो। इस कन्वर्जन में क्या होगा, पहले स्टेप में आपको क्लोरीन से रिएक्शन करवाना पड़ेगा सनलाइट में, CH3Cl बनेगा, फिर NH से करवा लेंगे ट्राईथर में, CH3CH3 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया इसमें, बताओ मुझे सब। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ आया या नहीं। तो हाँ या ना में तो बता दो, तुम लोग शर्मा रह जाते हो आज। समझ आया कि नहीं आया साथी सब लोगों को, कोई भी रेस्पॉन्स करने को रेडी नहीं है। नींद आ रही है सर। दूसरा है प्रोपीन से टू ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन टू टू ब्रोमो प्रो, कोई कर भी सकता है आप लोगों में से प्रोपीन से टू ब्रोमो प्रोपेन में। डायरेक्ट रिएक्शन है सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और टू ब्रोमो प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH Br CH3। क्या करें इसमें कन्वर्ट करने के लिए, कौन सा रूल फॉलो हुआ है, MKV रूल। भाई Br जो है वो किधर गया है, कम हाइड्रोजन वाले के पास में, तो कौन सा रूल फॉलो है, MKV रूल। MKV रूल फॉलो करने के लिए क्या करोगे, H ऐड कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। इसमें टूटेगा H प्लस, Br माइनस। Br किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन। H प्लस किसके पास जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन। सिंपल कन्वर्जन था, हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रोपीन को कन्वर्ट करना है वन ब्रोमो प्रोपेन में। वन ब्रोमो प्रोपेन क्या होता है, वन ब्रोमो प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH2 Br। वन ब्रोमो प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ। तो इसके लिए क्या होगा, कौन सा रूल फॉलो किया गया है अभी, AMKV रूल। कौन सा रूल फॉलो किया गया है, AMKV रूल फॉलो किया गया है। तो AMKV रूल फॉलो करने के लिए कैसे HBr ऐड करते हैं, HBr ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस। समझ आ रहा है, HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 ऐड करते हैं। कैसे टूटेगा, प्लस माइनस। माइनस किसके पास जाएगा, जिसके ज्यादा हाइड्रोजन। प्लस किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन, एज पर AMKV रूल। समझ आ गया। फोर्थ, किसको कन्वर्ट करना था, एनिलीन को। किसमें, आयोडोबेंजीन में। एनिलीन को कन्वर्ट करना था आयोडोबेंजीन में। आप आयोडोबेंजीन में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर N2Cl को कन्वर्ट करना सिखाया था आपने। N2Cl को तो हम आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो देखो आप लोग यहाँ से इसको बना सकते हो, कहाँ से, N2Cl से। N2Cl से कैसे बनाओगे, KI का रिएक्शन करवा दोगे और हीट भी कर दोगे साथ। क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, अभी रिएक्शन बताया था। रिएक्शन क्या था, बताओ रिएक्शन क्या था। इसका रिएक्शन करवाओ NaNO2 और HCl के साथ में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और अंधेरा होना चाहिए, सनलाइट नहीं होना चाहिए। और वी विल यूज ईथर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है।
तो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डार्क ईथर होगा तो N2Cl बन जाएगा, और उसका केच रिएक्शन करवा देंगे तो आयोडो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। तो कन्वर्जेंस करने से क्या होता है ना, आपके जो रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है। समझ आया हम लोगों ने कैसे क्वेश्चंस किए सारे। अभी दूसरा रिएक्शन जो है ना, मेटल का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड रिएक्शन इज विद मैग्नीशियम। एक रिएक्शन हमने किससे पढ़ा, सोडियम के साथ। दूसरा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। दूसरा रिएक्शन होता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम के साथ में कैसे रिएक्शन होगा, तो अगर आप लोग RX का रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बनता है RMgX। क्या बनता है सर, RMgX। क्योंकि मैग्नीशियम की दो वैलेंसीज हैं, दोनों से बॉन्ड बना लेगा, RMgX बनेगा। which is known as, which is a very 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 useful reagent which is known as Grignard reagent। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, Grignard reagent कहते हैं। और इससे ज्यादा यूजफुल रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी नहीं है। मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट यूजफुल रिएजेंट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड कहते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड के बारे में थोड़ी सी बात करें हम लोग RMgX के बारे में, तो RMgX क्या होता है, ये बॉन्ड जो है वो आयोनिक है। ठीक है, यहाँ पे Mg पे प्लस रहेगा, X पे माइनस रहेगा। ये बॉन्ड जो है दैट इज स्लाइटली कोवलेंट, इसमें कोवलेंट नेचर है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते परफेक्टली कोवलेंट बॉन्ड तो कोई होता नहीं है। ठीक है, सॉरी, परफेक्टली कोवलेंट बॉन्ड ये वाला नहीं है, होता तो है ना, सिमिलर है, परफेक्टली आयोनिक बॉन्ड कोई नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये कैसा है, इसके अंदर कोवलेंट नेचर है। और जब कभी बॉन्ड को तोड़ना होगा, इसमें दोनों तरीके का बॉन्ड है, आयोनिक भी है और कोवलेंट भी है। ठीक है। जनरली इसके रिएक्शंस में क्या होता है ना, RMgX के रिएक्शंस में ये जब कभी टूटता है तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, जहाँ पे Mg पे आता है प्लस और R पे आता है माइनस। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ R माइनस। प्लस में क्या निकल जाएगा, रहेगा Mg। क्या होता है, R माइनस का सोर्स होता है, कार्बन आयन प्रोड्यूस करता है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ R माइनस। और R माइनस किसकी तरह एक्ट कर सकता है, R माइनस जो है ना वो दो तरीके से एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम कर देता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह और बेस की तरह। इट कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों तरीके से बहुत अच्छे अच्छा काम करता है, एज अ बेस भी एज अ न्यूक्लियोफाइल भी। ठीक है। तो इनको ना हम लोग, अगर आप याद करो तो इनको ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर मेटल का रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, सॉरी हैलोजन कंपाउंड्स का रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पे ना एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी इसको कह सकते हैं। हालांकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा रिएक्शन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, यही है। हालांकि होने को एक तो रिएजेंट्स और हैं जो आप लोगों के सिलेबस में बोर्ड में तो है ही नहीं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं इनको हम लोग। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना एक, जो क्या है बेसिकली सोर्स ऑफ R माइनस है। ठीक है, R माइनस ये प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला रिएक्शन क्या है इसका, ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन किसके साथ शो करेगा ये, इसको अगर कहीं से भी H प्लस मिल जाए, इसको अगर कहीं से भी H प्लस मिल जाए, जैसे RMgX है, इसका रिएक्शन तुमने वाटर से करवा दिया, आपसे कल को पूछेगा कि हम लोग ग्रिग्नार्ड को मॉइस्चर से दूर क्यों रखते हैं। कल को आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाई डू वी कीप ग्रिग्नार्ड अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, क्यों दूर रखते हैं। अब क्या बोलेंगे, मॉइस्चर में भाई वाटर क्या करेगा, इट विल गिव यू H प्लस प्लस OH माइनस। और ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बहुत इजीली डिकम्पोज करके RH बना लेता है। एल्केन प्लस Mg के साथ में दोनों चीजें लगी होंगी, OHNX, इसको MgOHX लिख दिया करेंगे साथ में, MgOHX निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मॉइस्चर से दूर रखना पड़ेगा हम लोगों को। ना सिर्फ मॉइस्चर से, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H प्लस दे सकता है। जैसे आपने इसको एक कोई अल्कोहल ले लिया, मान लो CH3OH, इससे रिएक्शन करवा दे तो भी ये सेम काम कर जाएगा। इसको आप इससे रिएक्शन करवाएंगे तो भी टूटेगा, प्लस और माइनस, इसके पास H प्लस है देखो, तो भी क्या बन जाएगा, RH। प्लस में Mg, उसके पास में अब कौन चला गया, OCH3NH। जो भी कंपाउंड H प्लस दे सकते हैं
आर एम जी एक्स का रिएक्शन आपने किससे करवा दिया? आपने करवा दिया सी एच थ्री सी डबल एच से। एसिटिक एसिड ये भी तो एच प्लस दे सकता है। इसके साथ में इससे भी इसको बचा के रखना है। कोई भी कंपाउंड जो एच प्लस दे सकता है, वी हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम इट। हमको उससे दूर करना है। यहाँ पे क्या बनेगा? ओ ओ सी एच थ्री सी सी एच थ्री। और यहाँ पे आके एक एक्स होता ही ऐसा निकल जाएगा। यहाँ तक कि इसको तो आप लोगों को अमोनिया से ही बचा के रखना है। किससे? अमोनिया। अमोनिया भी एच प्लस। अमोनिया हालांकि एसिडिक नहीं होता, लेकिन इसको तो वो भी एच प्लस दे सकता है। एच प्लस और एन एच टू माइनस में टूट जाता है। ठीक है, ये टूटेगा प्लस और ये माइनस, तो क्या बन जाएगा? आर एच प्लस एम जी एन एच टू एक्स, ऐसे लिख देता हूँ। एम जी एन एच टू एक्स निकल जाएगा। ठीक है। तो ग्रीनर डीएनयू को आपको क्या करना है हमेशा? यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम एनी कंपाउंड विच कैन गिव इट एक्स प्लस। उसके से दूर रखना है, क्योंकि उसके साथ तुरंत रिएक्शन करके इट फॉर्म्स एल्केन। ये सब एल्केन बनाया ना, आर एच मतलब एल्केन। जैसे एक रिएक्शन में लिख देता हूँ एल्केन कैसे बन रहा है। जैसे आपके पास में सी एस थ्री एम जी बी आर होता है, या सी एस थ्री सी एस टू एम जी बी आर होता है। अगर इसको वाटर या कोई भी चीज इसको गलती से ही मिल जाता है, तो इट विल रिएक्ट। वाटर टूटता है एच प्लस ओ एच माइनस में, ये टूटता प्लस माइनस में। तो एच प्लस चला गया ना उसके पास, तो क्या बन जाएगा? इट विल गिव यू सी एच थ्री प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? एम जी ओ एच बी आर निकल जाएगा। तो ये हमेशा क्या करता है? इट ऑलवेज फॉर्म्स एल्केन। हमेशा क्या कर लेता है सर? एल्केन बनाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम लोग ग्रिग्नार्ड को ठीक से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।